दिल्ली से हम पहुंचे हैं देवभूमि उत्तराखंड में। उत्तराखंड क्यों आए हैं? क्योंकि कल है इंटरनेशनल योगा डे और योग दिवस पर पूरे विश्व में जो योग की राजधानी कही जाती है ऋषिकेश, हरिद्वार, वहां पर हम पहुंचे हैं और आज प्रकृति की गोद में यहाँ पर बैठकर आपको बताएंगे कि तीसरी लहर से बचने के लिए आपको कौन से योगासन, आयुर्वेद को अपने जीवन में लाने की जरूरत है। खास तौर पर आज हम हरिद्वार पर मौजूद हैं, स्वामी जी हमारे साथ मौजूद हैं और आप देख रहे हैं पीछे छोटे छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पर और लड़कियां भी हैं। और स्वामी जी तो मतलब पहले फ्रेम से ही बिल्कुल फुल फॉर्म में है। हाँ देखो, योग दिवस है और योग ना हो, खाली बात छोंकते रहें तो बात ठीक नहीं है ना। इसलिए सूर्य नमस्कार होना चाहिए, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत होना चाहिए, थोड़ी दंड बैठक होनी चाहिए, योगिक एक्सरसाइज, योगिक पोस्चर्स, प्राणायाम, मेडिटेशन और योगा फॉर यूनिटी, योगा फॉर पीस, योगा फॉर वेलनेस, योगा फॉर हैप्पीनेस, योगा फॉर इटर्नल हैप्पीनेस। तो ये तो योग की महिमा ये है कि जो योग करेगा, पहली बात तो वो रोगी नहीं होगा और दूसरी बात यदि किसी कारण से रोगी हो भी गया तो दोबारा से निरोगी बन जाएगा। इसलिए सबको व्रत लेना चाहिए। कुछ लोग खाली इंटरनेशनल योग डे पर जो है ना योग का शो जैसा कर लेते हैं और फिर योग को छोड़ देते हैं। लेकिन योग सिर्फ तस्वीरों तक या कुछ फोटोज तक, वीडियोस तक, यहीं तक भी लिमिटेड नहीं होना चाहिए। हाँ, छपास और दिखास तक सीमित नहीं रहना चाहिए योग। देखो, योग एक साधना पद्धति भी है, लेकिन ये चिकित्सा पद्धति भी है और ये जीवन पद्धति भी है। योग तो एक ब्रह्मास्त्र है। कोरोना से लेकर के कौन सी बीमारी योग से ठीक नहीं होती है। जो आपसे अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, एलोपैथी में माना कि लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, उससे लोगों को हार्ट अटैक होने पर, ब्रेन हेमरेज होने पर, कोई लिवर किडनी फेल हो रहा है, लिवर किडनी ट्रांसप्लांटेशन में, यह माने कि सर्जरी में और लाइफ सेविंग ड्रग्स में, बाकी कुछ बीमारियों के टेम्परेरी कंट्रोल में 3% उसकी भूमिका है। 97% बीमारियों को हम योग से, आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से, जो होम रेमेडी, जो बहुत साधारण चीजें, उनसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि बजट से 97% एलोपैथी को मिल जाता है। इससे बड़ी पीड़ा होती है। तो मैं आज तक के माध्यम से ये सरकार से भी आह्वान करना चाहता हूं कि कम से कम हमको बराबरी का बजट दे दो। भाई गैर बराबरी का व्यवहार तो ठीक नहीं ना। गैर बराबरी का, भाई हम 97% बीमारियां ठीक कर रहे हैं, बीपी, शुगर, थायराइड, अर्थराइटिस, अस्थमा, तमाम लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, क्रोनिक डिजीज, और हमको बजट मिलता है योग आयुर्वेद के लिए, उसके रिसर्च के लिए मात्र 3%। 3% में तो तनख्वाहें पूरी नहीं होती, रिसर्च कैसे होगा? इसलिए हमको 500 करोड़ पर रिसर्च के पर खर्च करना पड़ा। आगे और करेंगे, 5000 करोड़ का हमारा प्लान है। यानी ये अपील आप सीधे सीधे देश की वित्त मंत्री से, देश के वित्त मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, सरकार से कर रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्री जी से भी। ओबियसली कोई एलोपैथी मंत्री थोड़ी है वो तो स्वास्थ्य मंत्री है ना। और स्वास्थ्य तो जो है वो इंटीग्रेटेड अप्रोच में हमको मिलेगा। स्वामी जी, लेकिन ये जो टकराव हुआ बीते वक्त में वो गैर जरूरी था। देखो, जब हिंदुस्तान में तमाम चिकित्सा पद्धतियां एक साथ चलती हैं, बात तो ऐसे में जो जिस पर विश्वास कर रहा है, जो जिस विश्वास की बात नहीं, देखो ये विज्ञान की बात करता है। देखो नहीं, लेकिन देखो मीनाक्षी बहन, ये विश्वास की बात नहीं, ये विज्ञान की बात है। और हमारा योग, हमारा आयुर्वेद, हमारी नेचुरोपैथी, हमारी पूरी जो भारतीय जीवन शैली है वो पूरी विज्ञान पर आधारित है। दरअसल क्या हुआ, एलोपैथी में रिसर्च पहले थोड़ा ज्यादा हो गया और अभी भी पूरी दुनिया की सरकारें उसी को सपोर्ट करती हैं, उसी को बजट देती हैं। ये तो हमने अपने बूते पर, इस देश के लोगों के सहयोग पर ये इतना बड़ा योग का, आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी का ये इतना बड़ा संस्थान, संगठन खड़ा कर दिया। नहीं तो जो है इसकी तरफ ध्यान नहीं था लोगों को। दरअसल ये जो ड्रग माफिया, फार्मा माफिया, मेडिकल माफिया ना, इनके पास दौलत बहुत है, लेकिन इनके पास, अभी आपने पिछले दिनों देखा, 3 बड़े देश के संस्थानों के बड़े डॉक्टरों ने कहा कि हमारे पास बीमारियों का कंट्रोल है, क्योर नहीं है। क्योर तो हमारे पास 2-3 बीमारियों का है। और ये बात अब लोगों तक पहुंचनी चाहिए। देखो, मैं डॉक्टरों के प्रति सहानुभूति रखता हूँ और हर पेशे में कुछ गलत लोग होते हैं। जो मैंने कहा था कि भाई कुछ लोग जो है वो दवाइयों में कमीशन खाते हैं, ब्रांडेड दवाइयों के नाम पर, जबकि जेनरिक दवाइयां 2 रुपए की मिल जाती हैं, 2000 रुपए की दवाई लिखते हैं। कुछ लोग गैर जरूरी टेस्टिंग कराते हैं, गैर जरूरी ऑपरेशन कराते हैं। वो तो एक, देखो वो तो किसी भी प्रोफेशन में गलत प्रैक्टिस तो एक अलग बात होगी। मैं जितनी जरूरी है उतनी एलोपैथी को मानता हूँ, मेरा उसके प्रति कोई दुराग्रह नहीं। लेकिन वो हमको बिल्कुल नहीं मानते, वो हमको सूडो साइंस कहते हैं,
वो कहते हैं ये जहाँ जरूर है वहां पर भी आयुर्वेद का उपयोग नहीं करेंगे, योग का उपयोग नहीं करेंगे, उसको सूडो साइंस बोलते हैं। लेकिन स्वामी जी, सारे डॉक्टर्स को, अगर पूरे मेडिकल साइंस को अगर एक संकीर्ण चश्मे से देखा जाएगा मैं वो तो ये संदेश भी सही नहीं जाएगा ना। मीनाक्षी बहन, मैं शुरुआत यहाँ से करी कि जो अच्छे डॉक्टर है वो इस धरती पर भगवान के वरदान है, एक तरह से भगवान समान ही। लेकिन हमको इतना भी तो संकीर्ण नहीं होना चाहिए कि हम अपना आत्मनिरीक्षण भी ना कर सके। इसलिए बात इतनी सी है कि जब तमाम लाइफस्टाइल डिजीज, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, तमाम जेनेटिक बीपी, शुगर मैं ठीक करता हूं लोगों का, अस्थमा, अर्थराइटिस, एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, फैटी लिवर, टाइप 1 डायबिटीज। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब इतनी चीजें आयुर्वेद में है तो उसको मानते क्यों, उसको सूडो साइंस क्यों कहते हैं? और बोलते हैं हम इंटीग्रेटेड पैथी नहीं, हम उसको मिक्सोपैथी दवाई नहीं चलेगी। स्वामी जी मुझे ये बताइए कि क्या अब ये वक्त आ गया है जहां पर आज आप ये कहते हैं कि योग को जीवन शैली के लिए हिंदुस्तान में अनिवार्य कर देना चाहिए? जीवन शैली के लिए नहीं, मैं तो कहता हूँ शिक्षा में अनिवार्य होना चाहिए, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के और हायर एजुकेशन तक शिक्षा में अनिवार्य होना चाहिए। जैसे सेना, एक दिन योग दिवस मनाने से कुछ नहीं होगा। सेना में, मिलिट्री, पैरा मिलिट्री में, पुलिस में, सब जगह कुछ ने तो अपनी मर्जी से, जैसे बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, बहुत जगह जहाँ मैंने खुद लोगों को योग सिखाया, वहां पर कुछ ने अपने आप उसको सम्मिलित कर लिया। मैं सरकार से भी आह्वान करूंगा कि एक इंटीग्रेटेड पैथी, क्या बोला, इंटीग्रेटेड पैथी होनी चाहिए देश के अंदर। उसके लिए सरकार को एमबीबीएस के कोर्स में भी योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी का थोड़ा पार्ट पढ़ाना चाहिए। जैसे हमको बीएमएस का हम कोर्स कराते हैं, बीएनवाईएस का कराते हैं, तो एलोपैथी का कुछ पढ़ाते हैं ना पार्ट। तो ऐसी एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए और तब जाकर के, और इस दिशा में कम से कम सब लोगों को संकीर्णता छोड़नी चाहिए। जैसे मैंने कहा, मैं जो एलोपैथी का अच्छा है, आनो भद्राह क्रतो यंतो इष्यत, उसको मैं मानने के लिए तैयार हूं, तो उनको भी तो मानना चाहिए ना। बाथम जी स्वामी जी, एक बात मुझे और बताइए, कोरोना को लेकर देखिए, दूसरी लहर का जो ये वक्त था, बड़ी तकलीफ लोगों ने झेली। इसमें घर घर में इमरजेंसीज हुई, लोगों ने अपनों को खोया है, और उससे बड़ी मुश्किल ये आन पड़ी है कि एम्स के डायरेक्टर ये बात कह रहे हैं कि जिस तेजी के साथ लोग सैर सपाटों के लिए बाहर निकल रहे हैं, कोरोना प्रोटोकॉल्स का जो है बाजारों में, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पालन नहीं हो रहा है। ऐसी जगहों पर अगर इसी तरह से माहौल बना रहेगा तो तीसरी लहर और वक्त से पहले आ जाएगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और डॉक्टर गुलेरिया जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और उन्होंने एक बात और भी कही है कि सब प्राणायाम करो, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करो। 90 से, और मैं कहता हूँ 99% लोगों को फिर जो है कोरोना से लेकर के अलग अलग बीमारी से जूझना नहीं पड़ेगा। हमको आत्मनिर्भर बनना है, और मैं कहता हूँ योग हमें आत्मनिर्भर बनाता है। अब देखो ये हमारे ब्रह्मचारी लगे हुए हैं, ये जो बॉडी है ना, ये जिम की नहीं है। हाँ। ये सूर्य नमस्कार करते हैं 5000 बार, ये चंद्रमोहन। अब देखिए आप इधर करो करो, ये 5000 बार सूर्य नमस्कार करते हैं। चंद्रमोहन ब्लश कर रहे हैं। फिर देखो पीछे हमारे लगे हुए हैं विश्वदेव जी, वो हमारे देखो उधर वो 6 पैक वाले वो सन्यासी लगे हुए हैं, और पूरा बॉडी बना रखी है, एक एक मसल ऐसे चमक रहा है? तो ये क्या है? योग से बल ना, योगात परम बलम, योग से बड़ा कोई बल नहीं है, योग से बड़ा कोई धर्म नहीं है। योग आज का युग धर्म है, राष्ट्र धर्म है, मानव धर्म है, सेवा धर्म है। मैं तो कहता हूँ योग के बल पर ही ये सारा जाति पंथ का बंटवारा, पूरा राजनीतिक तौर पर अलग अलग जो समाज में विभाजन है, योगा फॉर यूनिटी, योग से ही दुनिया बचेगी और जुड़ेगी, और कोई रास्ता नहीं। योगा स्वामी जी, योग की जो अलग आपने घर घर में जगाई है, आज लोग घरों में अलग से समय निकालते हैं, करते हैं, आपके कार्यक्रम देख के फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन इससे आगे बढ़ते हुए अगर मैं कोरोना से जोड़कर ये सवाल आपके पास लेकर आऊं, जिन लोगों ने अपनों को खोया है, कई घरों में लोगों की मौत हुई है, एक तरह की समझ लीजिए अवसाद से लोग घिरे हैं, दुख से लोग घिरे हैं, मौत को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, वो जो परेशानी लोग इस वक्त झेल रहे हैं, क्या योग मदद कर सकता है उससे उबरने में, उससे बाहर निकलने में? मीनाक्षी बहन देखो, जो सुबह उठ करके 2 मिनट भी जिसने डीप ब्रीदिंग कर ली, भस्त्रिका, 5 मिनट भी जिसने कपालभाति कर लिया, 5 मिनट भी अनुलोम विलोम कर लिया, भ्रामरी उद्गीत, ओ
और जिनका मन बहुत अशांत है उनके लिए शीतकारी बस कफ कोल्ड नहीं होना चाहिए, उसके लिए तो फिर श्वासरी लेना पड़ेगा। और जिनको बहुत ज़्यादा पेन है उनको लिए तो पेडानिल ऑर्थोग्रिप लेना पड़ेगा। और जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी बढ़ी हुई है तो सुबह उठ करके वीट ग्रास, एलोवेरा और लौकी का जूस पी लें, एकदम से ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये स्ट्रेस के लिए बहुत ज़बरदस्त है। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, फिर शीतकारी और मुंह से लिया, नाक से छोड़ दिया। बादाम अखरोट रात को भिगो के सुबह पी ले। मेधावटी खा ले, छोटी छोटी चीजें, ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, उसका दूस है, गाजवान है, सौंफ है, मेधा क्वाथ है, रात को भिगो के पी लो। छोटी छोटी चीजें हैं ये, लेकिन इनसे स्ट्रेस से पूरी तरह से हम बाहर निकल जाते हैं। स्वामी जी, उन लोगों के लिए कोई संदेश है जो दुख और तकलीफ से गुजर रहे हैं, वो कैसे अपने आप को मोटिवेट करें कि ठीक है, योग के लिए आपको 10 मिनट या आधा घंटा निकालना है? कुछ चीजें मूव ऑन जो हम कहते हैं ना लाइफ में, मूव ऑन कैसे करें? शुरुआत कम से कम वो सूर्य नमस्कार से, कोई भी आसन प्राणायाम से, थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम से, यहीं से शुरुआत कर दें। और जो कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जिंदगी में जो लौट करके नहीं आती, जैसे किसी ने अपनों को खोया है, वो तो लौट के नहीं आने वाले, तो उनकी यादों के भरोसे, उनके किए हुए जो उपकार हैं, उनकी जो आत्मीयता, उनका प्रेम है, उनको अपने हृदय में समेट करके और अपने आप को उभारें कि भगवान का जो भी कुछ था दिया हुआ था और भगवान ने वापस ले लिया, तो मुझे अपने आप को गिराना नहीं है, अपना हौसला खोना नहीं है, मुझे अपने आप को और अपने घर परिवार को खड़ा करना है। उनकी जो हमारे अपने चले गए, उनकी दिवंगत आत्मा को जहाँ भी उनको शांति मिलेगी, मुझे इस वीरता से, इस शौर्य पराक्रम से, इस हिम्मत से काम लेना है। पीछे आपको बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ये दिख रहा है आपको बच्चे रहे हैं, लेकिन ये सारे अपने अपने फील्ड के चैंपियन हैं। स्वामी रामदेव योगा के चैंपियन हैं, लेकिन एक चैंपियन आपको वहां पर भी दिखाई दे रही हैं। आरती मौजूद है हमारे साथ और 26 मेडल्स इन्होंने योग में हासिल किए हैं। आरती, मेरी तरफ से क्लैपिंग आपके लिए, बहुत बहुत बधाई आपको। और ये एक बेटे की माँ भी है, इसका बाबू हो चुका है 5-7 साल का, तो और उसके बाद इतना अच्छा योग कर रहे हैं, तो महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन है। एक सवाल तो स्वामी जी ये है, क्योंकि देखिए ये योग दिवस आ रहा है, दूसरी लहर के बाद आ रहा है और इसीलिए योग का महत्व जीवन में और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये 2 साल जो निकले हैं, बीता साल और अब आधा साल ये निकल गया, छोटे छोटे बच्चों ने 2 साल ऑनलाइन पढ़ाई की है, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर की स्क्रीन के आगे बैठ के पढ़ाई की है, मोबाइल स्क्रीन पर नजरें गड़ाते हुए 4-4, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे वो पढ़ाई कर रहे हैं। आंखों में परेशानी, सर में दर्द, कई और तरह की विजन सिंड्रोम एक टर्म जो है वो आया है इस पूरे फेज के बाद। इस वक्त से निपटने के लिए क्या बच्चों के लिए कोई टिप्स? शीर्षासन और सर्वांग आसन जो अभी हमने किया वो तो आसन करें, ये अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, मुंह में पानी भर के ठंडे पानी से आंखों को धोएं, या त्रिफले से आईवास करें, या त्राटक करें, दीपक का या सूरज का। त्राटक बड़ा जबरदस्त होता है। फिर आंवले का किसी न किसी रूप में, आंवले का जूस, आंवले का मुरब्बा, आंवले की चटनी, जो भी रूप में आंवला सेवन करें। आमर के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लो 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 4 ग्राम और उसमें वसंत कुसुमाकर 1-2 ग्राम मिलाकर के 1-1 चम्मच खिला दें, तो आंखों की रोशनी भी कितनी कम होगी। -5 का नंबर मैंने लोगों का हटाया। क्योंकि आजकल जिस तरह की स्ट्रेस भरी हम सबकी जिंदगी है, दफ्तरों में इतना समय बीतता है, डिजिटल दुनिया पर डिपेंडेंसी बहुत बढ़ गई है, मोबाइल हाथ पे कई घंटों रहता है, तो कई लोगों ने ये कहा कि अंगूठे में एक अलग तरह से परेशानी फील होती है, क्योंकि लगातार आप फोन को इस अगर पोस्चर में जैसे इस तरह से अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल, या कई बार उंगलियों की शेप बदलती हुई अगर दिखाई दे रही है, तो ये कितना गंभीर है और इस पर कहाँ पर अलर्ट पॉइंट आता है? हमारी हड्डियों पर, मांसपेशियों पर, नर्वस सिस्टम पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। 10-20 बार नहीं, ऐसे 25-50 बार ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। और जितना हो सके रेडिएशन से बचना चाहिए, केमिकल से बचना चाहिए। हेयर केयर, स्किन केयर, डेंटल केयर, होम केयर, सब केमिकल यूज करते हैं, चारों तरफ से नेगेटिविटी भरी हुई। जितना हो सके रेडिएशन से बचें, थोड़े सूक्ष्म व्यायाम करें, और ये असर यहाँ अंगुलियों से होकर के फिर यहाँ गर्दन तक पहुंच जाता है, तो फिर थोड़ा उष्टासन कर लें। ये उष्टासन ही बहुत है, ये बच्चे तो पूर्ण उष्टासन कर लेते हैं, इतना कर लें या इतना कर लें, और जो है जिनको ज्यादा ही तकलीफ है वो थोड़ा सा ऐसे, ये मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, ऐसे ये कर लें, तो इससे ये स्पाइनल कोड की बहुत बड़ी समस्या है, बहुत लोग इससे पीड़ित हैं। रीढ़ की हड्डी की समस्या, माने कोई धरती पर ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको कभी ना कभी कमर में थोड़ा बहुत दर्द हुआ ना हो। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ऐसा कहा जाता है, या तो आपको कमर में दर्द था, या तो कमर में दर्द है, या तो कमर में दर्द होगा। तो इसलिए उनसे बचना है तो योगा करना होगा। इफ यू आर नॉट डूइंग
yoga in daily life, then disease will be enter in your life. We have two options. One is yoga, another is roga. So if you are not doing yoga, then roga will be होगा. तो आपको ये योग तो करना ही पड़ेगा. ये बड़ा जबरदस्त है. देखो कितना अच्छा है. एकदम रिलैक्स हो जाते हैं. जो बच्चे भी दिन भर बैठ के पढ़ाई करते हैं, जो ऑफिसों में दिन भर बैठे रहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है. ये पोषण तो सबको कर लेना चाहिए. इतना अच्छा है ये. आराम आराम से. और फिर जो मोटे हैं उनको ये करना चाहिए. देखो ये ऐसे, ये अर्धलासन. फिर स्वामी जी, आप तो कोई भी योगा करते हैं बहुत आसान लगता है, लेकिन आई एम श्योर कि जो लोग नहीं इसमें यूजुअली प्रैक्टिस करते हैं वो दोनों से नहीं कर सकते हैं, तो वो एक एक से कर लेंगे ना. धीरे धीरे शुरुआत करें. हाँ, वो धीरे धीरे, जैसे एक एक पैर से ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, ऐसे 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 कर लिया, ऐसे ऐसे घुमा लिया. एक एक पैर से, दोनों से घुमाने में दिक्कत होती है ना प्रारंभ में. देखिए, मैं एक ऐसे प्रोफेशन में हूँ जहाँ पर हम लोग स्टूडियो में भी काम करते हैं, और स्टूडियो में मुझे पता है मेकअप को आप अप्रूव नहीं करेंगे, लेकिन बहुत हार्श लाइट्स होती हैं. उस हार्श लाइट में स्किन को काफी नुकसान पहुंचा, तो थोड़ा मेकअप हम अप्लाई जो भी करते हैं, मैं रोज एक्ने और वो सब प्रॉब्लम होती हैं. 12 घंटा टीवी प्रोग्राम ही देखता हूँ. मुझे पता है कि आप एक साथ मिलकर हम सब एंकर्स की क्लास लगा देंगे इस मामले पर. तो और मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, देखो मैं खाली बोलता ही नहीं हूँ, मैं करता भी हूँ. करते करते फिर बोलता हूँ. और कभी भी कोई मेकअप नहीं लगाता. अभी भी देखो, आप मेरा चेहरा देख लीजिए. मेरी उम्र जो है 54 के आसपास पहुंच गई है, और मेरी चेहरे की स्किन जो है बच्चों जैसी है. मेरी कोलेजनेज बढ़ा हुआ नहीं है, मेरा कोलेजन बड़ा अच्छा है. तो इसका क्या राज है? 3 चीजें हैं. एक तो थोड़ा बहुत आप जो है कोई भी सोया का तेल या सोया की बड़ी कभी कभी खा लो, उससे विटामिन ई आपको पूरा मिल जाता है. दूसरा, कोलेजन के लिए आप तिल का प्रयोग कर लो, या जो है गाजर का जूस पी लो. और एक जो है एलोवेरा जूस पियो, और एलोवेरा जेल लगाओ. स्वामी जी, अगर आप योग दिवस से हटके जरा कुछ और मुद्दों पर जिक्र करें, क्योंकि आप तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखते हैं, खुलकर बात रखते हैं. कोरोना की दूसरी लहर के बाद अब चुनाव का एक नया मौसम हमारे सामने है. उत्तराखंड में अभी बैठे हैं, यहाँ भी चुनाव होना है, राजनीतिक गतिविधियां भी शुरू हो गई हैं. उत्तर प्रदेश में चुनाव है, बड़ी हलचल उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली में है. आपको लगता है इस बार हार और जीत, कोरोना के बाद की जो स्थिति रही, दूसरी लहर में जो स्थिति रही, हार और जीत का फर्क वो तय करेगी स्थिति? ये सच है मीनाक्षी जी, जिन्होंने अपनों को खोया है. आदमी बाकी चीजों की शॉर्ट मेमोरी होती है, भूल जाता है. महंगाई भूल जाता है, बाकी भी चीजें, बेरोजगारी थोड़ी देरों के लिए, और छोटे छोटे दूसरे सोशल पॉलिटिकल इश्यूज भूल जाता है. लेकिन अपनों की मौत का गम वो उसके अंतिम श्वास तक रहता है, इसलिए इससे असर तो पड़ेगा. लेकिन जिस तरह से अब तैयारी करने में लगे हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब, यदि आप स्पेसिफिकली बात करें उत्तर प्रदेश की और उत्तराखंड की, तो यहाँ पर तीर्थ सिंह रावत जी और उधर हमारे योगी आदित्यनाथ जी, तो मुझे लगता है काफी चीजों को रिकवर कर लेंगे. माने लोगों के जख्मों पर घावों पर मरहम लगाने से लेकर के, उनकी सहायता करने से लेकर के, उनके लिए जो भी वो बेस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, अपने मेडिकल सर्विसेज से लेकर के हेल्थ, एजुकेशन और दूसरे सोशल ताने बाने को अच्छा करने में लगे हैं. स्वामी जी, लेकिन ये बात भी तो गले नहीं उतरती ना, जब हम जमीन पर ये देखते हैं कि इतनी भयंकर स्थिति थी, और ऐसे ही वक्त में हम देखते हैं कि उत्तराखंड में ही 1 लाख टेस्ट जो है वो फर्जी हो जाते हैं. ये सरकार को मालूम नहीं चला या सरकार को पता था? ये तो सवाल उठेंगे ना इस तमाम बातों पर. देखिए, जिसने भी गलती की है उसको सजा मिलनी चाहिए, और दोबारा से इस तरह की गलती नहीं दोहराई जानी चाहिए. ये किसी भी प्रकार से, ये जो एक पूरा, मैंने कई बार इस शब्द वो तमाम लोग, लेकिन जो इसके लिए जिम्मेदार है, उन पर आपराधिक मुकदमा क्यों ना हो? आपराधिक मुकदमे ही नहीं होने चाहिए. मैं तो कहता हूँ ये तो पूरे मेडिकल टेररिज्म है तो पूरा. इसलिए आपने देखा होगा, जब मैंने पहली बार मेडिकल टेररिज्म शब्द का प्रयोग किया, जब मैंने जो है मेडिकल अनार्की का इस्तेमाल किया, और जब मैंने इस मेडिकल करप्शन का नाम लिया ना, तो लोग कहते हैं ये क्या कर दिया, अरे ये करने वाले कौन है? अरे भाई, कर रहे हैं ऐसे लोग. तो सच में आपने ठीक कहा, उनके ऊपर अपराधी मुकदमे ही दर्ज नहीं होने चाहिए. उनके लिए जो कठोर से कठोर दंड बनता है, क्योंकि उन्होंने मानवता को शर्मसार किया, उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए. स्वामी जी, क्योंकि आप ये मुद्दा जोर शोर से उठाते रहे हैं, काले धन का मुद्दा, क्या अब ये मुद्दा है या नहीं है? स्विस बैंक्स में जो खबर निकल कर सामने आई, 286% जो है वहां पर धन बढ़ा है भारतीयों का अकाउंट में.
धन आज भी की तारीख काला में स्वामी जी क्या बोलेंगे इसके लिए? धन भी काला बढ़ रहा है और मन भी और काला होता जा रहा है। तो ये काला धन, इससे बहुत नुकसान होता है। और ये काला धन जो है बुरे लोगों के हाथ में पहुंच जाता है, क्योंकि इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, ट्रेसेबिलिटी नहीं होती इसकी। तो ये काला धन कतई नहीं बढ़ना चाहिए। और जिस तरह से भारत में कुछ रिफॉर्म्स किए मोदी साहब ने, नोटबंदी से लेकर के, जीएसटी से लेकर के, और टैक्सेशन टेररिज्म से देश को बाहर निकालने से लेकर के, मैं आशा करता हूं कि उससे कुछ हद तक ये चीजें कंट्रोल हुई हैं। लेकिन अभी भी जो काले धन के चोर हैं, बेईमान हैं, जो देश को लूट रहे हैं, वो बाज नहीं आ रहे। उन क्या पर स्वामी कार्रवाई होनी रामदेव चाहिए। इस मुद्दे को फिर उतने ही पुरजोर तरीके से उठाएंगे जैसे हमने स्वामी रामदेव को पहले देखा था? दरअसल मैंने ये काले धन वाला जो मुद्दा है, ये मोदी जी पर और इस वर्तमान केंद्र सरकार पर अधिक छोड़ दिया है। ठीक। काला मन वाला हिस्सा ठीक करने का मैंने उत्तरदायित्व ले रखा है। और जब जरूरत पड़ेगी तो हम तो साधु संत फकीर हैं, जो देश हित में होगा वो करेंगे। आपने सरकार के ऊपर ये मामला छोड़ा। स्वामी जी, चलते चलते मैं आखिरी सवाल आपसे और पूछना चाहूंगी, और ये मामला करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, लगातार खबरों में है। अयोध्या में हम देख रहे हैं कि चंदे को लेकर, जमीन खरीद को लेकर जो आरोप लगाए हैं अलग अलग लोगों ने, अब एक के बाद एक नए खुलासे वहां पर हो रहे हैं। लेकिन ऐसे में वो लोग जिन्होंने दिल से भगवान राम के लिए मंदिर बने, उसके लिए चंदा दिया, क्या ये उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं है? और क्या इन आरोपों की निष्पक्ष रूप से एक जांच नहीं होनी चाहिए? स्वामी रामदेव इस पर क्या कहते हैं? देखिए मीनाक्षी जी, राम मात्र एक व्यक्ति नहीं, वो हमारा धर्म है, हमारी संस्कृति, हमारी आत्मा है, वो हमारे स्वाभिमान है, वो हमारे लिए भगवान हैं, वो हमारे पूर्वज हैं, जिस रूप में भी हम उनको मानते हैं। और कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से यदि जुड़ा नहीं होता है, अपने स्व से, अपनी निष्ठा से नहीं जुड़ा होता, तो खड़ा नहीं होता। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम का मंदिर मात्र एक मंदिर नहीं है, वो खाली ईंट पत्थर और कोई एक स्ट्रक्चर नहीं है, वो हमारा कैरेक्टर है। इसलिए राम मंदिर के संदर्भ में किसी भी तरह की कोई बात आती है तो यह मन को बड़ा आहत करती है। लेकिन जितना मैंने देखा है, चंपत राय जी से लेकर के और राम मंदिर के और भी बहुत से ट्रस्टी, उनके जो कोषाध्यक्ष हैं पूज्य स्वामी गोविंद देवगिरी जी, बड़े तपस्वी महात्मा हैं। वो जीवन में कभी भी पूज्य गोविंद देवगिरी जी महाराज, वो कोषाध्यक्ष, वो कभी भी गलत काम तो बर्दाश्त कर ही नहीं सकते, उनके डीएनए में नहीं। वो एक मैंने जैसे कहते हैं ना, आप तो पुरुष ऋषि जैसे। तो मुझे लगता है ये जो पूरा जो भी वाकया हुआ, इसके संदर्भ में विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बीजेपी सहित देखिए ना, ये सब मिलकर के सारे तथ्य रख देंगे और सत्य सामने आ जाएगा। नहीं तो ये और सारे आरोप, अविश्वास के बादल ये आरोप क्यों लग रहे हैं? फिर अयोध्या के मेयर जो हैं, उनके भी परिवार का ऐसे जमीन खरीद में नाम सामने आता है, तो क्यों ये आरोप लग रहे हैं? ये आरोप लगना तो दुर्भाग्यपूर्ण है ही। अब इसमें जो अंदर का मैकेनिज्म है, क्योंकि आप भी जानते हैं जमीनों का मामला ये इतना सीधा नहीं है कि हम कोई भी बयान में उसको समेट सके। कितना जमीनों के अंदर अभी भी, अब आपने पहले भी जिक्र कर दिया काले धन का, कितना जमीनों में कैश लगता है, कितना जमीनों में चेक लगता है, चाहे मीडिया वाले हों, एमएलए हों, एमपी हों, सीएम हों, पीएम हों, सब जानते हैं। अब कुछ चीजें तो ऐसी है ना जो मतलब हर आदमी ने फेस की हुई है। आप यदि मुझसे पूछें कि इस हिंदुस्तान में क्या कोई एक भी आदमी होगा जो ये कह सके, जांच होनी चाहिए कि जमीन में कुछ भी काला नहीं होता है, कहीं भी की जमीन हो, घर की जमीन हो, जांच होनी चाहिए स्वामी जी। जहां आज तक का स्टूडियो बना होगा, जहां आपका भी घर बना होगा, कॉलोनी बनी होगी, नहीं, लेकिन स्वामी जी वहां आरोप पर है, भी अगर आरोप कुछ लग ना रहा है, कुछ चीजें होती हैं। अगर आरोप लग रहा है तो जांच होनी चाहिए क्या? देखिए, जांच तो मुझे मैं आश्वस्त हूँ कि विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बीजेपी और राम मंदिर ट्रस्ट के सभी ट्रस्टी इस विषय में पूरी तरह से दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। चलिए, आपने यहाँ पर स्वामी जी बड़ी बात कह दी। इसी नोट पर बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए।